नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसमें हमने यह पढ़ा था कि 200 बीसीई से लेकर 300 सीई के बीच के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इस दौरान वो कौन से प्रमुख नगर थे जिन्होंने भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया था। इसके अलावा भारत में वो कौन से व्यापारिक मार्ग थे जिनसे उस समय व्यापार होता था। इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि 200 बीसीई से लेकर 300 सीई के बीच में कौन कौन से वाणिज्यिक संगठन भारत में व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए थे। इसके अलावा कौन कौन से बंदरगाह नगर थे जिनसे बड़े पैमाने पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था उनमें से वो किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। ये सारी चीज़ें हम आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, जब हम बात करेंगे भारत में वाणिज्यिक संगठनों की, तो आप सभी को पता है भारत बहुत सारी विविधताओं भरा देश है और यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं भी बोली जाती हैं। तो भाषा के आधार पर यहाँ पर बहुत सारे नाम आएंगे और हमें उन व्यापारियों को उन नामों के हिसाब से पढ़ लेना है। तो जितनी चीज़ें याद रहेंगी वो ठीक है, वरना बाकी आप नोट्स बनाना। ठीक है भाई? तो चलो शुरू करते हैं। तो भारत में ना बड़े पैमाने पर तो व्यापार होता ही होता था, लेकिन कुछ व्यापार छोटे पैमाने के भी होते थे और ये स्थानीय व्यापार थे। आंतरिक स्तर पर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में इनका व्यापार किया जाता था। बड़े पैमाने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को लाया और ले जाया जाता था। ऐसे में कुछ लोग उत्पादक भी थे, यानी कि सामान बनाते थे, और कुछ लोग विक्रेता भी थे, यानी कि सामानों को बेचते थे। ऐसे में अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग नामों से जानी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, एक कम्युनिटी थी परातौ कम्युनिटी सॉरी। तो परातौ कम्युनिटी कौन सी थी? परातौ समुदाय कौन से थे? तो परातौ समुदाय वो लोग थे जो मछली पकड़ने का और नमक बनाने का काम करते थे। इनका उल्लेख तमिलाकम के नेतल में किया गया है। और नेतल कौन सा इलाका था? समुद्री तट के पास का इलाका, नदियों के पास का इलाका कौन सा था? नेतल इलाका था। तो नेतल इलाके में इनका उल्लेख किया गया है। किसका? परातौ समुदाय का। परातौ समुदाय कौन सा काम करता था? मछली पकड़ने का और नमक बनाने का। इसके अलावा नव व्यापारियों को ओमान के नाम से भी जाना जाता था। नमक को बड़े बड़े बोरों में बैलगाड़ियों और गधे गाड़ियों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। नमक व्यापारियों के अलावा यहाँ पर और भी कुछ व्यापारी थे, जैसे मक्के के व्यापारी। तो जो मक्के के व्यापारी थे, इन्हें कुलाव निकान कहा जाता था। कपड़ों के व्यापारी थे, इन्हें अरुवाई वानिकन कहा जाता था। सोने के जो व्यापारी थे, इन्हें पौनवानिकन कहा जाता था। चीनी के जो व्यापारी थे, इन्हें पानीता वानिकन कहा जाता था। तो इस प्रकार से अलग अलग व्यापारियों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। और ये व्यापारी, पता है आपको, बहुत ही ज़्यादा संपन्न थे। इवन इनका उल्लेख बहुत सारे शिलालेखों में मिला है, बहुत सारी गुफाओं में मिला है। इससे ये भी पता चलता है कि ये लोग दान दक्षिणा जैसे कार्य भी करते थे। इसके अलावा एक वर्ड है यहाँ पर, तिरुविल्लराई। तो तिरुविल्लराई की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, तिरुविल्लराई के जो संगठन थे, इस संगठन में जितने भी सदस्य थे, इन सदस्यों को निकमा टटोर कहा जाता है। निकमा टटोर का मतलब होता है निगम का सदस्य या फिर किसी श्रेणी का एक सदस्य है। तो दक्कन में हमें व्यापारियों के अलावा और भी लोगों के बारे में पता चलता है, जैसे घुमक्कड़ भाटों के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, नर्तकियों के बारे में पता चलता है, संदेश वाहकों के बारे में पता चलता है, भिक्षुओं के बारे में पता चलता है। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवाजाही करते थे और व्यापारिक मार्गों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे। अधिकांश जो बौद्ध गुफा स्थल मिले हैं हमें, जो कि व्यापारिक मार्गों के पास स्थित थे। तो जो यात्रा करते थे ना व्यापारी, वो व्यापारी इन गुफाओं में कई बार भोजन और आश्रय की वजह से रुकते थे, और कई बार ऋण भी प्रदान कराते थे और व्यापार में भी भाग लेते थे। आप अगर मिस्र और अलेक्जेंड्रिया के इतिहास में देखेंगे, तो बहुत सारे भारतीय व्यापारी की उपस्थिति वहाँ पर दिखाई देगी आपको। वहाँ पर जो लेखन कलाएं मिली हैं, जो वहाँ पे बुक्स मिली हैं, शिलालेख मिले हैं, उसमें इन व्यापारियों का उल्लेख किया गया है, जिससे पता चलता है ना सिर्फ व्यापार स्थानीय स्तर पर होता था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार होता था। इतना ही नहीं, समुद्री तटों के आसपास प्रकाश घर भी बनाए गए थे, यानी कि लाइट हाउस भी बनाए गए थे। इसके अलावा ये ऐसी जेट्टी थी जहाँ पर रोमन जहाज़ों के जो मुखिया होते थे, ये रुकते थे और अपने सामान के ऊपर मोहर लगवाते थे। यानी कि जो जगह थी ना जेट्ठी, जेट्ठी पर क्या होता था, सामान पर मोहर लगाई जाती थी। जब सामान उतरता था, उसमें मोहर लगा के आगे भेजा जाता था। इसके अलावा जो ये जगह थी, यहाँ पर भंडारण की सुविधाएं भी दी गई थी, गोदामों की सुरक्षा भी दी गई थी। दक्षिण में आप जाओगे समुद्र के आसपास, तो इन सभी चीज़ों से ये पता चलता है कि समुद्री व्यापार उस समय बहुत ही ज़्यादा जोर शोर से होता था। इसके अलावा बहुत सारे रिकॉर्ड मिले हैं, जिसमें हमें दान के बारे में पता चलता है कि व्यापारी बड़े पैमाने पर दान भी देते थे, जहाँ उनके नामों के साथ साथ उनके लिए बहुत सारी उपाधियाँ भी लगाई गई हैं, जैसे वनिक, श्रेष्ठिन, सार्थवा।
तो बहुत सारी जातक कथाओं से ये पता चलता है जो ये वणिक था ना, वणिक, ये छोटे व्यापारी को कहा जाता था। तो छोटे व्यापारी को क्या कहा जाता था? वणिक। जबकि जो सारथवा था, सारथवा का मतलब होता है ये कारवा का मुखिया होगा। अब कारवा क्या होता है? जैसे 700 800 हजार हजार क्या होगा, व्यापारी एक साथ जाएंगे व्यापार करने बड़े बड़े रास्तों में, तो उनका एक ग्रुप लीडर होगा जिसे क्या कहा जाएगा? कारवा। ये बैलगाड़ियों में दूर दूर तक अपने माल के साथ यात्रा करते थे। ये माना जाता है कि एक कारवा लगभग 500 से लेकर 1000 गाड़ियों को एक साथ लेकर यात्रा करता था। व्यापारियों के बीच जो सबसे बड़ी श्रेणी थी वो थी सेठी या श्रेष्ठीन। सेठी जो है ये जातक कथाओं में बहुत धनी व्यक्ति के रूप में दिखाए गए हैं कि सबसे ज्यादा जो धनी व्यक्ति होते थे सेठी ही होते थे, और सबसे जो छोटा होता था वो होता था वणिक। जातक कथाओं में ये बताया गया है श्रेष्ठी बड़े उद्योगपति के रूप में होता था, बहुत समृद्ध होता था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यापारियों का नेता भी होता था। व्यापारियों के बीच सबसे बड़ा स्थान उसी का होता था, और राजाओं और इन श्रेष्ठिन के बीच में संबंध बहुत अच्छे होते थे। राजा का जो शाही दरबार लगता था तो उसमें बड़े पैमाने पर राजा को भेंट दी जाती थी, और राजा भी मेहमान के रूप में इन श्रेष्ठिनों को बुलाया करता था। हालांकि ये राजा को कोई कर्मचारी नहीं था, लेकिन ये तो राज दरबार में व्यापारियों की लीडरशिप करता था, और राजा भी इनके हिसाब से रूल और रेगुलेशन बनाता था। राजा भी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए नियम कानून बनाता था। राजा भी चाहता था कि व्यापार जितना ज़्यादा समृद्ध होगा, हमारा राज्य भी उतना ही ज़्यादा समृद्ध होगा। इवन जब युद्ध के समय होता था तो युद्ध के समय जो श्रेष्ठन होते थे ये राजा की सहायता भी करते थे, उसकी सेना के लिए पैसे वगैरह भी दे दिया करते थे। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि 220 सीई से लेकर 300 सीई के बीच में जो व्यापारिक कम्युनिटीज थी, जो व्यापारिक समुदाय था, वाणिज्यिक संगठन थे, ये भारत में अलग अलग रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के कुछ बंदरगाह नगरों की। तो देखो, बंदरगाह नगरों की अगर हम बात करें तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि ये आपके इग्नू के पेपर में आ ही सकता है। दूसरी बात ये कि जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पर कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि निम्नलिखित में से ये जो नगर है ये किस लिए जाना जाता था। ऑप्शन दे देगा बंदरगाह नगर, वाणिज्यिक नगर, व्यापारिक नगर, राजधानी नगर। तो आपको अगर उन नगरों के बारे में पता चलेगा ना तो आप वो क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो देखो, टॉलमी की ज्योग्राफी पढ़ोगे आप या पेरिप्लस की एरेथियन सी पढ़ोगे आप, तो इसमें ना बहुत सारे बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। यानी कि इन स्रोतों से हमें बंदरगाहों के बारे में पता चलता है। जैसे कि सिंधु नदी के मुहाने पर सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसका नाम था बर्बरिकम। ये सिंधु की एकमात्र जो धारा पर स्थित था। इससे भारत और रोमन व्यापार होता था। यानी कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच में जो व्यापार होता था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता था कौन? बर्बरिकम बंदरगाह। इसी प्रकार से चीनी ग्रंथ है एक जिसका नाम है हou हांशू। तो जो चीनी किताबें ना हou हांशू, इसमें भी हमें पता चलता है कि बड़े पैमाने पर समुद्री माध्यम से रोम के बीच व्यापार होता था। किसके माध्यम से? बर्बरिकम। यानी कि सिंधु नदी के मुहाने पर अगर कोई आपसे पूछे कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह था, तो सिंधु नदी के किनारे पर सबसे बड़ा बंदरगाह था एक बर्बरिकम, जो कि उस समय का सबसे फेमस बंदरगाह था, और इसे कुषाण वंश के राजाओं ने अपना संरक्षण दिया था। अगला जो प्रमुख बंदरगाह देखोगे, देखो बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ से पानी के जहाज़ों की आवाजाही होती है, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा बंदरगाह वहीं मिलेंगे जो समुद्र के पास के इलाके होंगे या किसी बड़ी नदी के आसपास की जगह होगी। तो अगला जो महत्वपूर्ण बंदरगाह है वो गुजरात तट पर होगा, जिसका नाम होगा सायरा स्ट्रीन, जिसे वर्तमान में सूरत के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न जो तट हैं, वेस्टर्न जो कोस्ट हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक बंदरगाह होगा जिसका नाम है बैरी गाजा। टॉलमी ने और पेरिप्लस इन दोनों ने ही इन बंदरगाहों का उल्लेख किया है, उनकी किताबों में इन बंदरगाहों के बारे में लिखा गया है। ये नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित था, और क्योंकि नर्मदा नदी का जो किनारा है वो उथला पानी था, इसलिए यहाँ पर छोटी छोटी नावें भी थीं जो बड़े बड़े जहाज़ों से सामान लेकर दूसरे क्षेत्रों में आवाजाही करती थीं। इन्हें नंबूनंस भी कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो छोटी छोटी नावें थी इनका भी नाम था, जैसे ट्रैकपा, कौटिम्बा नाम की जो छोटी छोटी नावें थीं, इनकी नावों का भी यूज़ किया जाता था। इसी प्रकार से जो ये बैरीगाजा बंदरगाह है ये पूरब में उज्जैनी से जुड़ा हुआ था। अगले बंदर की बात गाह की बात करोगे तो एक कोंकण तट पर है बंदरगाह। तो कोंकण तट पर जब आप देखोगे, ये वर्तमान में गोवा के आसपास का इलाका है, ठीक है। तो कोंकण तट पर अगर आप देखोगे तो 3 बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है, और इन बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस ने अपनी किताब में किया है। अगर आप पेरिप्लस की एथेंसी वाली किताब पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा, या फिर आप ये मान लो कि इसका ऐतिहासिक स्रोत यही है। तो उस समय इसे ना सुपारा, एक बंदरगाह का नाम था सुपारा जो कि मुंबई के पास है। एक है कल्लीने जो कि कल्याण के पास है, कल्याण मुंबई का इलाका है। और एक है सैमिला जो कि मुंबई से लगभग 23 मील की दूरी पर है। ये जितने भी बंदरगाह थे तीनों सुपारा हो चाहे कल्लीने हो जिसे कल्याण कहते हैं या सैमिला हो, ये तीनों ही बंदरगाह जो सातवाहन राजा थे उनके अंडर थे। पेरिप्लस हमें बताता है कि जो सातकर्णी प्रथम राजा था सतवाहन का,
इसने कल्लिनों को एक व्यस्त बंदरगाह बना रखा था। यहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था, लेकिन आगे चलकर जब युद्ध हुए, लड़ाई हुई, तो इस क्षेत्र का महत्व घट गया, क्योंकि व्यापारियों को सुरक्षा चाहिए होती है और वो सुरक्षा मिल नहीं पाई। बड़े पैमाने पर लूटपाट हुई, लड़ाई झगड़े हुए, शकों से जो इनकी लड़ाई झगड़े हुए, जिसकी वजह से इन बंदरगाहों का महत्व आगे चलकर खत्म हो गया। इसी वजह से टॉलमी की जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से एक और बंदरगाह होगा जिसका नाम होगा मंडगौर, एक होगा पाले पटमे, एक होगा मैल जिग्रा, एक होगा बाइजेंटियन, एक होगा तोगुरम। तो ऐसे कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो कोंकण तट के दक्षिण में स्थित थे। हालांकि कोई भी इतना महत्वपूर्ण बंदरगाह नहीं था, लेकिन फिर भी प्लिनी और टॉलमी की किताबों में इनका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से एक और प्रमुख बंदरगाह था जो कि मालाबार तट पर था। तो इन्हें ना आप अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे ऐसे कि हाँ भाई ये, और नक्शे में डोनेट करते रहोगे, तो डिनोट करते रहोगे नक्शे में, तो पता क्या होगा, आपको ना चीज़ें एकदम से रट जाएंगी। तो मालाबार तट पर कौन सा बंदरगाह है? मुजरिस बंदरगाह है। मुजरिस बंदरगाह बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यहाँ से बड़े पैमाने पर व्यापार होता था और इसका उल्लेख पेरिप्लस, टॉलमी और संघ साहित्य तीनों में हुआ है। इतना ही नहीं, संगम साहित्य में जो मुचरीपट्टनम बंदरगाह है उससे ये मेल खाता है। ये माना गया है यहाँ से यवन जहाज सोने के सिक्के लेकर आते थे और सोने के सिक्के देकर काली मिर्च भर भर कर ले जाते थे, यानी कि काली मिर्च के बदले में वो यहाँ पर सोने के सिक्के देते थे और यहाँ से काली मिर्च खरीदते थे। और ये व्यापार कहाँ से होता था? मालाबार तट के मुजरिस बंदरगाह से होता था। तो इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य से व्यापार हमारा कितने बड़े पैमाने पर होता था। इसी प्रकार से कोरोमंडल तट पर जो एक बंदरगाह मिला है, ये बंदरगाह पांड्य राजाओं और चोल राजाओं के अधीन थे। इन बंदरगाहों के नाम है कैमरा, पौडुक और सोपात्मा। पौडुक अरिकमेडु से मेल खाता है, जो खुदाई के दौरान मिला भी है। यहाँ पर खुदाई के दौरान एक रोमन व्यापारी चौकी भी मिली है। इससे पता चलता है कि इन बंदरगाहों का प्रयोग भी रोमन साम्राज्य से जुड़ने के लिए किया जाता था। यहाँ पर बड़े पैमाने पर एम्फोरा नाम के जो बर्तन है वो मिले हैं, जिनसे लिक्विड पदार्थों को ले जाया जाता था। इसी प्रकार से अरेंटाइन वेयर, रोमन लैंप मिली हैं, ग्लास मिले हैं, पत्थर के मनके मिले हैं। ऐसा ही एक प्रसिद्ध बंदरगाह था कावेरीपट्टनम, जिसका वर्णन संगम साहित्य में किया गया है। आंध्र तट पे देखोगे तो आप दो महत्वपूर्ण बंदरगाह मिलेंगे आपको। एक का नाम है कोटाक कोंसिला और एक का नाम है मुसलीपट्टन। तो इस तट के जो दूसरे बंदरगाहों के जहाज हैं, यहाँ पर बड़े पैमाने पर आते थे, स्वर्ण भूमि की ओर जाते थे। म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्वी एशिया से यहाँ से व्यापार होता था। ऐसी नागा अर्जुन कोंडा के बारे में भी लिखा गया इक्ष्वाकु शिलालेख में, जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में एक बड़ा बंदरगाह था, जिससे श्रीलंका से संबंध स्थापित किए गए थे। तो ये नाम तो आपको देखो रटने ही पड़ेंगे, बस फिर भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गंगा के डेल्टा में गंगे बंदरगाह है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, जिसका पुरातात्विक खुदाइयों से हमें उल्लेख मिलता है। ये भी रोमन बाजारों से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा कुछ टॉलमी की ज्योग्राफी में कुछ चुनिंदा बंदरगाहों के बारे में लिखा गया है। बीएन मुखर्जी का मानना यह है कि बंदरगाह के आसपास जो रोमन बस्ती होती थी, उस बस्ती के लिए एक वर्ड यूज़ किया है, एम्पोरियन। टॉलमी की ज्योग्राफी में ये बताया गया है कि बंदरगाहों के पास जो रोमन बस्तियां स्थापित होती थी, रोमन व्यापारियों की जो बस्ती होती थी, इन्हीं बस्तियों को एम्पोरियन कहा जाता था। दक्कन की तुलना में मालाबार और कोरोमंडल तट पे ऐसी बहुत सारी बस्तियां पाई गई हैं जिन्हें एम्पोरियन कहा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें अब तक ये पता चला कि भारत में उस समय कौन कौन से वाणिज्यिक संगठन थे, किस समय 220 ईस्वी से 300 सीई के बीच में। इसके अलावा कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे जिनसे बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। अब हम बात करेंगे आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में कि किन वस्तुओं का आयात और किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। तो जब आप पढ़ोगे प्लिनी की किताब या टॉलमी की ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप पेरिप्लस की किताब पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि भारत का रोमन साम्राज्य से बड़े पैमाने पर आयात निर्यात होता था, बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। कृषि उत्पादों में चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये कोंकण तट और मालाबार तट से पूर्वी अफ्रीका की ओर निर्यात किए जाते थे। यानी कि पूर्वी अफ्रीका के देशों को चावल और गेहूं निर्यात किए जाते थे। कहाँ से? कोंकण बंदरगाह से और मालाबार तट के पास जो बंदरगाह थे उनसे। इसके अलावा रोमन बाजारों में काली मिर्च भेजी जाती थी बदले में वहाँ। इसके अलावा जो है चंदन की लकड़ी हमारे यहाँ से बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट की जाती थी। शिल्प उत्पादों में सूती कपड़े और मलमल बहुत मूल्यवान थे, जिनकी मांग यूरोप तक थी। इसके अलावा जो चीनी रेशम है, ये भी भारतीय बंदरगाहों के माध्यम से ही रोम के बाजारों में पहुंचती थी। तो ऐसे में भारत रेशम बाजार में शामिल हो गया। बहुमूल्य पत्थर भी, जैसे कि सुलेमानी पत्थर, कार्लेनियन पत्थर जो थे, ये पत्थर भी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में हमारे यहाँ से भेजे जाते थे। विलासिता की जो वस्तुएं थी, जिनकी बाजारों में कीमतें बहुत ऊंची होती थी, इन्हें बेचकर हमारे यहाँ के व्यापारी बहुत अच्छा मुनाफा कमाते थे। प्लिनी का आप उल्लेख देखोगे तो वहाँ पर पता चलेगा कि मालाबार की काली मिर्च तो बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। इसलिए रोमिला थापर, जो कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, इनकी किताब में इसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है। यानी काली मिर्च को ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया है। रोम और पश्चिम एशिया से ये तो बात होगी कि हम किन चीज़ों का निर्यात करते थे। अब किन चीज़ों का आयात करते थे।
तो फारस की खाड़ी से हम खजूर मंगाते थे, जो कि बेरी गाजा बंदरगाह पर आते थे। इसी प्रकार से पेरिप्लस और इतावली और अरबी में मदिरा का उल्लेख भी करते हैं कि वहाँ से मदिरा भी आती थी, क्योंकि जो एम्फोरा बर्तन मिला ये माना जाता है उसमें मदिरा भर भर कर हमारे यहाँ पर आती थी। आयात की अन्य वस्तुओं में बेबीलोनिया से और अलेक्जेंड्रिया से सुई से बुने हुए वस्त्र आते थे हमारे यहाँ, कांच के बर्तन आते थे, कॉपर, तांबा, टीन, शीशा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती थी। रोम सोने के सिक्कों को यहाँ पर देता था और बदले में हमसे सामान लेता था। तो इससे पता चलता है कि बड़े पैमाने पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था और भारत को बड़े पैमाने पर प्रॉफिट भी मिलता था। और रोम विलासिता की वस्तुओं को हमसे खरीदता था और हम इस मांग को पूरे करते थे अन्य देशों से लेकर। इसके अलावा बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो ये सिक्के हैं ये व्यापार की गतिविधियों के बारे में बताते हैं, किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था और कौन कौन लोग व्यापार करते थे। तो ऐतिहासिक स्रोतों में सिक्कों का बड़ा योगदान है, हर चैप्टर में लगभग लगभग हम सिक्कों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्राचीन तमिल साहित्य जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर कासु, कनम, पौन, वैनपन इन शब्दों का उल्लेख होगा। ये सिक्कों के प्रकार खोजे नहीं गए हैं, बल्कि इनका जो उल्लेख है वो शिलालेखों में लिखा गया है। यानी खुदाई के दौरान ये सिक्के मिले नहीं हैं। कौन से सिक्के? कासू, कनम, पौन, वैनपान, ये सिक्कों के प्रकार हैं और इन सभी सिक्कों का शिलालेख में वर्णन किया गया है। इसके अलावा चांदी के सिक्के, स्वर्ण सिक्के जो कि कुषाण वंश के शासन के दौरान मिले हुए हैं। इसके अलावा शीशे, पॉटिन, तांबे और टीन इन सब के मिश्रित सिक्के भी हमें दिखाई देते हैं। प्रायद्वीप के कई हिस्सों में खुदाई के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे ये बात सिद्ध होती है कि हमारा रोमन देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। इसके अलावा नकली सिक्के भी मिले हैं अभी। इन सब से ये पता चलता है कि सिक्कों की बड़ी संख्या से मिलने से पता चलता है कि बाजार विविधताओं भरा था, संपन्न हमारा देश था, बड़े पैमाने पर व्यापार किया जाता था। इसके अलावा चांदी के सिक्कों की अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर टकसाल द्वारा जारी किए जाते थे। मथुरा शिलालेख में भी पुराण नाम का एक चांदी के सिक्के का उल्लेख किया गया है। जो ये पुराण नाम का चांदी का सिक्का था, ये उन लोगों को दिया जाता था जो लोग निजी धन रखते थे। तो निजी धन रखने वालों को पुराण नाम का सिक्का दिया जाता था। तो इस प्रकार से ही हमें 220 सीई से लेकर 300 सीई के बीच के व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है, चाहे वो सिक्कों से पता चले, आयात निर्यात की वस्तुओं से पता चले, या इन बंदरगाह नगरों से पता चले, या वाणिज्यिक संगठनों से। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम है। जैसे कि एक क्वेश्चन यही है कि वाणिज्यिक संगठन का वर्णन कीजिए, या फिर आयात निर्यात की प्रमुख वस्तुएं क्या थीं, किन्हीं 3 बंदरगाह नगरों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन देने में आप क्वेश्चन के आंसर देने में आप पूरी तरीके से क्या हैं, सक्षम हैं। 5वां चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे 6ठे चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो।